नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज जनरल साइंस का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछा जाता है वो है लाइट यानी प्रकाश। उसकी चर्चा हम करेंगे आज। तो देखना प्रकाश वास्तव में क्या है, कैसे काम करता है। प्रकाश, लाइट, प्रकाश एक ये मान सकते हैं आप कि दृष्टि संवेदना के लिए उत्तरदायी ऊर्जा है। प्रकाश वास्तव में एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है प्रकाश, और जो कि दृष्टि संवेदना के लिए उत्तरदायी है। दृष्टि संवेदना यानी हमें देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए ये बेहद जरूरी है प्रकाश। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, सीधी रेखा में गमन करता है। अब सीधी रेखा में जब गमन करेगा प्रकाश तो कुछ ना कुछ इसके गुण होंगे, कुछ ना कुछ ये इफेक्ट अपने दिखाएगा। तो क्या इफेक्ट दिखा रहा होगा ये ध्यान देना। यदि सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है तो किसी भी वस्तु की परछाई बनेगी। प्रकाश सीधी रेखा में जाएगा और वस्तु यदि बीच में आ गई तो यहां पर उसकी क्या बन जाएगी, परछाई बन जाएगी। तो ध्यान रखें, वस्तु की परछाई किस गुण के कारण बनेगी, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना। और इसके अलावा कौन सी घटनाएं होंगी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये दोनों घटनाएं भी प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही संभव है। असल में सूर्य ग्रहण जो होता है वो होता है इस तरह, सूर्य सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा यदि आ जाएगा तो फिर सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन ही होता है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण SEM, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब जाकर के होता है पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। असल में सूर्य की परछाई चंद्रमा पर नहीं गिरेगी। अब ये बीच में आ गई पृथ्वी, तो जब चंद्रमा पर परछाई नहीं गिरेगी तो चंद्रमा स्वाभाविक है नहीं चमकेगा, उसकी वापस से जो चमक है परावर्तित होकर वो नहीं पहुंच पाएगी। ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण होगा। तो सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश, पहला गुण इसका ये हो गया। देखिए, जो प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। ये प्रश्न तो बहुत बार आ चुका है कि प्रकाश तरंग है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों तरह की या दोनों ही नहीं। तो देखना, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। अर्थात अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, देखो प्रकाश जिस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में गमन कर रहा है, तो जब ये गमन करेगा तो इसके लंबवत दिशा में इसके कणों का कंपन होगा। यानी प्रकाश इस दिशा में जा रहा है तो इसका जो कंपन है वो इसके बिल्कुल लंबवत 90 डिग्री कोण पर इसका कंपन होगा, और ये कंपन ही अनुप्रस्थ होता है। ध्वनि तरंगे, देखिए यदि आपको ध्यान हो तो ध्वनि तरंगों के बारे में, ध्वनि तरंगे जो होती है, कंपन ध्वनि तरंगों का उसी दिशा में होता है जिस दिशा में तरंगे चल रही होती हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं ये। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश का और गुण देखो क्या है। प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति है। द्वैत यानी दो तरह की प्रकृति है इसकी। तरंग प्रकृति भी माना गया है इसको, और इसको कणीय प्रकृति भी माना गया है इसको। हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया। ये तरंग सिद्धांत हाइगेन ने दिया और इन्होंने ध्रुवण को खोजा था। ध्रुवण के प्रभाव को खोजा, ध्रुवण प्रभाव, प्रकाश का जो ध्रुवण प्रभाव है उसकी खोज की थी।
और हाइगेन ने बताया था कि ये तरंग रूप में चल सकता है। ये प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। और कणीय प्रकृति को सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे न्यूटन, और न्यूटन ने कहा कि प्रकाश इस तरह से कणों के रूप में चलता है, बहुत तीव्र गति से चलता है। ये कणों के रूप में चलता है, बहुत ही तीव्र गति से चलता है प्रकाश। और इसी के साथ में एक व्यक्ति और आए फिर, मैक्स प्लांक ने कहा कि ये कण जो हैं इस तरह से बंडल के रूप में चलते हैं, पैकेट के रूप में, और ये कण इन पैकेट के रूप में चलेंगे। प्रकाश पैकेट बंडलों के रूप में चलेगा, जिन्हें फोटोन कहते हैं। फोटोन के रूप में चलता है प्रकाश। तो असल में प्रकाश कणीय और तरंगीय दोनों प्रकृति दर्शाता है। इस कणीय प्रकृति का खंडन तो कहां पर हो जाता है, देखना। कणीय प्रकृति का खंडन होता है जब प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ा जाता है और विवर्तन पढ़ा जाता है। ये हम बाद में चर्चा करेंगे इनकी। व्यतिकरण और विवर्तन दोनों ही इसकी तरंगीय प्रकृति को ही दर्शाएंगे। तो विवर्तन वो घटना होगी जब प्रकाश किसी किनारे से टकराकर मुड़ेगा, और व्यतिकरण भी पढ़ेंगे हम, जैसे पानी पर मिट्टी के तेल का चमकना, ये व्यतिकरण की घटनाएं होंगी, वो भी हम जानेंगे बाद में। तो असल में कोई ये कहे कि कणीय प्रकृति का खंडन करने वाला कौन सा इसमें से प्रभाव है, तो व्यतिकरण विवर्तन कणीय प्रकृति का भी खंडन कर देते हैं। तो ये न्यूटन ने इस तरह से बताया। अब देखो, एक प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव आता है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव यानी प्रकाश जब किसी ऐसी धातु पर डाला जाता है, कुछ धातु ऐसी हैं जिन पर प्रकाश डाला जाएगा तो उनसे वापस इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, जो कि प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। देखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये एक सीजियम की मान लो प्लेट है, सीजियम धातु है ये, सीजियम धातु। यहां पर डाला गया प्रकाश, इस पर डाला गया प्रकाश, और यहां पर जब प्रकाश डाला जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये होते हैं प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है, विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं एक तरह से। तो किसी धातु पर प्रकाश डालने से उससे निकलने वाले प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की घटना जो है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव खोजने वाले व्यक्ति थे हेनरीज हर्ट्ज। 1887 में इन्होंने खोज लिया था इसको, हेनरीज हर्ट्ज ने इस प्रभाव को। और एक व्यक्ति आप बहुत बार नाम सुना होगा आपने इसके लिए, किसका नाम सुना है, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन फेमस व्यक्ति रहे हैं ये गांधी जी के समय। तो गांधी जी को इन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि बहुत वाकई में गजब का हार्ड मास का पुतला है ये भी, ऐसे कुछ शब्द कहे थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के लिए। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की बाद में व्याख्या करते हैं पूरी तरह से, और 1921 में व्याख्या करते हैं, और इनको फिर इसके लिए क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत भी दिया था, जिसके लिए बहुत फेमस है अल्बर्ट आइंस्टीन, लेकिन नोबेल पुरस्कार इनको सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए नहीं दिया गया था। असल में ये सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो यहां तक की चर्चा थी ये प्रकाश की, इसकी कणीय प्रकृति और इसकी तरंग प्रकृति यानी द्वैत प्रकृति के बारे में। अब देखिए, प्रकाश जो तरंग है प्रकाश की, वो वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए, गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम नहीं चाहिए होता इनको।
अब यदि किसी तरंग को माध्यम नहीं चाहिए, किसी प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर सबसे ज्यादा यदि चल सकेगा तो ये चल सकेगा निर्वात में। प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक गति किसमें होती है, तो निर्वात में, और निर्वात में इसकी सबसे तीव्र गति होती है, सबसे तीव्र गति निर्वात में होती है। और यहाँ पर ये चलता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, यानी प्रकाश निर्वात में 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। इसे कह सकते हो आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलता है प्रकाश निर्वात में। इसके बाद इसकी जो गतियां हैं वो हवा, पानी, कांच, इसमें भी देखी जाती हैं, वो भी हम बात करेंगे, बाद में लिखवा देंगे आपको ऐसे ही कि कितनी कितनी गति होती है। लेकिन निर्वात का प्रश्न निर्वात का अवश्य पूछा जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है और निर्वात में इसकी सर्वाधिक गति होती है। अब देखिए जो प्रकाश है इसका हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, वास्तव में स्पेक्ट्रम कैसा है इसका। तो स्पेक्ट्रम की बात हम करेंगे। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, एक तो ये बात ध्यान दो, प्रकाश का स्पेक्ट्रम, प्रकाश बहुत सारी तरंगों से मिलकर के बना है, बहुत सारी प्रकाश तरंगें हैं जिनसे मिलकर बना है, जिसमें दृश्य प्रकाश भी शामिल है जो कि हमें देखने के लिए उत्तरदायी है। दृश्य प्रकाश जो वस्तुएं देख सकते हैं हम जिससे, वो है। और इसके अलावा दीर्घ तरंगे, सूक्ष्म तरंगे जिनमें रेडियो वेव्स, अवरक्त तरंगे, अल्ट्रावायलेट, गामा किरणें, एक्स किरणें बहुत सारी आते हैं। तो स्पेक्ट्रम असल में क्या होता है, स्पेक्ट्रम रंगों का विभाजन है, या फिर प्रकाश का अपने जो आधारभूत जो तत्व हैं उनके अंदर विभाजन कर दिया जाए, उनका रंगों में विभाजन करना, या प्रकाश का एक तरह से क्या कर देना, विभाजन, प्रकाश का विभाजन कर देना, उसकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर उसको विभक्त कर दें प्रकाश को, तो वो कहलाएगा प्रकाश का स्पेक्ट्रम। अब देखो हम स्पेक्ट्रम बना करके देखते हैं और पता करते हैं कि कितना स्पेक्ट्रम या कितनी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, क्या स्थितियां बनती हैं वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले प्रकाश का स्पेक्ट्रम जब हम करेंगे, विभाजन करेंगे प्रकाश का, तो एक चीज हम देखेंगे सबसे पहले, वो देखेंगे दृष्टि वाला प्रकाश, यानी दृश्य प्रकाश, जो दृष्टि के लिए उत्तरदायी है, हमारे देखने के लिए दृश्य प्रकाश होगा, दृश्य प्रकाश होगा। और दृश्य प्रकाश के आगे फिर यहाँ पर कुछ तरंगे आएंगी जो भी लिखेंगे हम, और इधर भी कुछ और तरंगे होंगी जिनको भी लिखेंगे, कुछ किरणें उधर कुछ किरणें इधर होंगी, दोनों बीच में है। अब देखना वास्तव में जो दृश्य प्रकाश है, यहां से लेकर के और यहां तक दृश्य प्रकाश दिखा रहे हैं, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3800 आर्म स्ट्रोंग से लेकर के 7800 आर्म स्ट्रोंग तक होती है। तरंग दैर्ध्य 3800 से लेकर 7800 आर्म स्ट्रोंग तक होती है। तरंग दैर्ध्य इधर जाने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है, तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है। अभी तरंग दैर्ध्य बताते हैं कैसे बढ़ेगी, क्या होती है तरंग दैर्ध्य, ये भी बात करेंगे हम। तो यहां से यहां तक ये दृश्य प्रकाश है। देखो दृश्य प्रकाश मूलभूत 7 रंगों से मिलकर बना है, श्वेत प्रकाश जिसे बोलते हैं। असल में ये श्वेत प्रकाश है, श्वेत, सफेद, सफेद प्रकाश ये सूर्य का, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है 7 रंगों का, 7 रंगों का कॉम्बिनेशन है। तो ध्यान देना कौन कौन से रंगों का कॉम्बिनेशन है ये, आप बहुत अच्छे से पढ़ते आए हो अभी तक। एक शब्द विबग्योर पढ़ा है ना, तो चलो उसकी बात हम करते हैं। विबग्योर, VIBGYOR, ये दृश्य प्रकाश है जो कि 7 रंगों से मिलकर बना है। इसे कहते हैं वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिंदी में यदि बात करोगे तो हिंदी में इसे बोलेंगे इस तरह से, देखो बैंगनी, जामुनी, नीला,
हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैजानी हैप्पी नाला, बैजानी हैप्पी नाला से याद रख सकते हो या विब्ग्योर से याद रख सकते हो। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बैंगनी होता है, यहाँ से 38 आर्मस्ट्रॉन्ग से शुरू होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किस प्रकाश की होती है? तो लाल प्रकाश की होती है। दृश्य प्रकाश में बात करें तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि दृश्य प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्ध्य तो बैंगनी की, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य तो लाल की होती है। तो यहां तक तो ये हो गया। अब देखो असल में हम तरंग दैर्ध्य किसे बोल रहे हैं। देखो प्रकाश, अभी हमने बात ये की थी कि प्रकाश जो है अपने लंबवत इस तरह से कंपन करेगा, इस तरह से कंपन करता है, ठीक है। और आगे चलोगे तो इस तरह से कंपन करता हुआ चला जाएगा ऐसे, और इधर और नजदीक लाऊं तो मैं ऐसे, ठीक है। अब देखो ये कंपन हो रहा है और ये जो एक तरंग उठी हुई है इसकी, ये दूसरी तरंग उठी हुई है। तो यानी दो तरंगे जो उठी हुई है उनके बीच की जो दूरी है ये है तरंग दैर्ध्य, जिसे लैम्बडा द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यह है तरंग दैर्ध्य। तो ये तरंग दैर्ध्य यहाँ देखो, यहाँ कम है, यहाँ कम, यहाँ ज्यादा होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। यहाँ तरंग दैर्ध्य देखो कितनी ज्यादा हो गई। तो ध्यान रखना, इधर से उधर जाओगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती चली जाएगी। यहां से यहां जाने पर जो तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ेगी, और इधर से इधर जाओगे तो आवृत्ति घटेगी, आवृत्ति घटेगी। तो आवृत्ति देखो घट रही है, आवृत्ति यानी देखो अगर मान लो यहां से यहां तक की मैं 1 सेकंड मानूं, 1 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 बार हो रहा है ना, लेकिन होता बहुत ज्यादा है। ये तो एक एग्जांपल के लिए है। देखो कितनी ज्यादा बार कंपन हुआ है। और यहाँ पर इतनी दूर में अगर देखूं मैं, इतनी दूरी में, तो एक कंपन, 1.5 कंपन ही हो रहा है। तो आवृत्ति यानी 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं वो आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति इधर ज्यादा है उधर कम है, तो आवृत्ति घटती जाती है और तरंग दैर्ध्य बढ़ती चली जाती है। तो आवृत्ति इसकी बहुत ज्यादा, लाल की कम, लेकिन तरंग दैर्ध्य इसकी कम, इसकी ज्यादा है। अब देखो इधर आओ, इसके इधर दृष्टि क्षेत्र या दृश्य प्रकाश के बगल में कौन कौन होंगे, इधर शुरू करते हैं। इधर कौन होगा? देखो यहाँ सबसे लास्ट में कौन था? वॉयलेट था ना, या वॉयलेट। तो वॉयलेट के बगल में अल्ट्रा वॉयलेट होगा, जिसे कहेंगे पराबैंगनी, पराबैंगनी अल्ट्रा वॉयलेट होगा। और इधर होंगी एक्स किरणें और इधर होंगी गामा किरणें, अल्ट्रा वॉयलेट, एक्स, गामा किरणें इधर आएंगी। फिर देखो इधर कौन था सबसे लास्ट में? रेड। रेड के बगल में होगा इंफ्रारेड, याद भी रख सकते हो। वॉयलेट के बगल में अल्ट्रा वॉयलेट और रेड के बगल में इंफ्रारेड, जिसे कहते हैं अवरक्त, अवरक्त तरंगे। इसके बाद यहां पर सूक्ष्म तरंगे आएंगी, माइक्रोवेव्स, और यहां आ जाएंगी रेडियो तरंगे, जो कि उच्च तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं, बहुत ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं रेडियो तरंगे। तो अब ध्यान देना, यहां से गामा किरणों की आवृत्ति बहुत ज्यादा है लेकिन तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, और उधर जाओगे तो आवृत्ति घटती जाएगी और तरंग दैर्ध्य बढ़ती चली जाएगी। तो याद हो जाएगी आसानी से बातें इस तरह से, ये एक फ्लो ध्यान रख सकते हो ऐसे। तो इस तरह से ये रंगों का विभाजन हो जाता है। प्रकाश, ये दृश्य प्रकाश जो है, इस दृश्य प्रकाश के रंग विभाजन के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे न्यूटन। इस दृश्य प्रकाश के विभाजन के, दृश्य प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना है, इसके बारे में बताने वाले व्यक्ति थे न्यूटन। तो न्यूटन ने ये बताया था। अब और देखिए क्या क्या बातें इसमें आ सकती हैं, महत्वपूर्ण बातें। अल्ट्रा वॉयलेट किरणें, इधर देखो अल्ट्रा वॉयलेट, अल्ट्रा वॉयलेट किरणें आयनकारी प्रभाव रखती हैं, ये आयनकारी होती हैं, आयनाइज्ड हो सकती हैं, आयनाइज्ड प्रभाव रखती हैं, और इसीलिए जब धरती पर पहुंच जाती हैं तो त्वचा कैंसर पैदा कर सकती हैं व्यक्तियों में, त्वचा कैंसर करती हैं। हाँ, ऊष्मीय प्रभाव नहीं रखती हैं, ऊष्मीय प्रभाव नहीं रखती हैं, इसलिए गर्मी उत्पन्न नहीं होगी इनसे। इधर देखो, इसके बगल वाली देखो इंफ्रारेड, ये देखो, ये आयनकारी तो नहीं है, आयनकारी नहीं है ये,
लेकिन ऊष्मीय प्रभाव रखती है, ऊष्मीय प्रभाव रखती है। और ऊष्मीय प्रभाव रखेगी तो बताइए पृथ्वी पर किसके लिए जिम्मेदार हो जाएगी? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी वैश्विक उष्णन के लिए जिम्मेदार होगी इंफ्रारेड किरणें। अल्ट्रावायलेट किरणें कैंसर करती हैं, इंफ्रारेड किरणें ग्लोबल वार्मिंग कर सकती हैं। देखो इंफ्रारेड जो है अवरक्त तरंगें, इनका उपयोग होता है रिमोट में, रिमोट सेंसिंग या रिमोट जो होते हैं आप जानते हो, रिमोट टीवी को संचालित करने के लिए। प्रश्न पूछा जाता है कि टीवी को दूरस्थ नियंत्रण के लिए कौन सी तरंगों को काम में लेते हैं, तो रिमोट में होंगी इंफ्रारेड। और आजकल जो काम लेते हो ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है उसमें काम आती है रेडियो तरंगे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में काम आती हैं। तो ये दोनों तरंगे इस तरह से होती हैं। यहाँ देखिए उच्च तरंग दैर्घ्य होती है लाल प्रकाश की। तो एक चीज और ध्यान रखना, तरंग दैर्घ्य जितनी ज्यादा होगी उन तरंगों का बिखराव उतना ही कम होगा, यानी प्रकीर्णन कम होगा। तरंग दैर्घ्य के बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती होती है ये क्या? प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन कम होगा लाल प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा, इसलिए रेड लाइट इन्हीं की बनाई जाएंगी। रेड लाइट, लाल बत्ती जो होती है ट्रैफिक की लाइट, लाल बत्ती इसी की बनाई जाएगी। बिखराव नहीं होगा तो दूर तक पहुंच सकेगी, ये दूर से दिखाई दे जाएगी। इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला इनका ज्यादा होगा। तो ये जो बैंगनी है, नीला है, इनका प्रकीर्णन अधिक होता है, इनका अधिक प्रकीर्णन होता है और इसीलिए इनका प्रकीर्णन अधिक होने से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब होता तो बैंगनी का होगा सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, नीले रंग की आनुपातिक मात्रा अधिक होती है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो इनका प्रकीर्णन, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप कि जो प्रकीर्णन की प्रक्रिया है उसी के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। नीला रंग जो होता है इसकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है। दृश्य प्रकाश में यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊर्जा वाला प्रकाश कौन सा है, तो वो है नीला प्रकाश। एक दो चीजें और देख लो। पीला प्रकाश एक तरह से दृष्टि संवेदना के लिए इतना उत्तरदायी है कि ये भीड़ में से अलग दिखाई देता है। पीला प्रकाश भीड़ से अलग करता है, ये भीड़ में अलग दिखाई देता है। और इसी को ध्यान में रख करके देखना, जो गाड़ियां होती हैं टैक्सी की छत पीली बनाई जाएगी ताकि भीड़ में से दूर से दिख जाए और रुकवा लें कि रोको भाई बैठना है। तो टैक्सी की छतें पीली होंगी। और इसी तरह से जो फॉग लाइट होती हैं, धुंध वगैरह में गाड़ियों के नीचे फॉग लाइट लगी होती हैं, मेन हेडलाइट के नीचे फॉग लाइट होती हैं जो पीली बनाई जाती हैं, वो भी इसी वजह से बनाई जाती हैं। तो ये इस तरह से प्रकाश का एक तरह से स्पेक्ट्रम हो गया और प्रकाश की पूरी जानकारी इसके अंदर आ गई है आपकी। तो ये है यहाँ तक की कहानी प्रकाश की। अब हम वस्तुओं को ये देखेंगे कि रंग कैसे दिखाई देता है, रंगीन कैसे दिखाई देती हैं वस्तुएं। देखिए अब हम बात करते हैं वस्तुओं के रंग। वस्तुएं कैसे रंग की दिखाई देगी ये निर्भर करता है उसके द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश पर। कोई वस्तु है, इस पर सफेद प्रकाश डाला गया, सफेद प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश डाला गया, और ये हमारी आंख में प्रकाश पहुंचा। यहाँ ये हमारी आंख है, यहाँ पर प्रकाश पहुंचा। यहाँ मान लो ये सारे के सारे प्रकाश को परावर्तित कर रही है, बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो हमें ये कैसी दिखाई देगी? सफेद ही दिखाई देगी, सारा ही आ गया प्रकाश हमारी आंखों में। तो अभी मान लो
इससे श्वेत प्रकाश जाता और हमारी आंख तक ये प्रकाश यहाँ जाता और इसने बाकी 6 रंगों को तो अवशोषित कर लिया और एक रंग को, जैसे मान लो अभी इसने नीले रंग को परावर्तित कर दिया, तो नीले रंग को जैसे परावर्तित करेगी तो हमारी आंख को कैसी दिखाई देगी? ये वस्तु नीली दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वस्तुएं जिस रंग को परावर्तित करेंगी, जिस रंग को परावर्तित करती हैं उसी रंग की दिखाई देती हैं वस्तुएं। तो जिस रंग को परावर्तित कर देंगी उसी रंग की वस्तुएं दिखाई देंगी हमें। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है। अभी जैसे देखो, आप गर्मियों में आपको सफेद कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए गर्मियों में सफेद? क्योंकि गर्मियों में सफेद पहनोगे तो ये सफेद असल में सारे के सारे प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, और जब सारा का सारा प्रकाश परावर्तित हो जाएगा तो अब्जॉर्ब नहीं होगा और गर्मी कम लगेगी हमें। यदि हम गर्मियों में काला पहन लेते ना तो ये सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता। काली वस्तुएं वो होती हैं जो सारे के सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं और बाहर कुछ भी नहीं आता टकरा कर उनसे, परावर्तित होकर बिल्कुल नहीं आएगा, वो काली हो जाएंगी। तो सारी वो बिल्कुल क्या दिखेंगी? एकदम काली दिखेंगी। तो ये काली वस्तुएं हो जाएंगी। तो सारे प्रकाश को अवशोषित करे वो काली और सारे प्रकाश को परावर्तित कर दे वो सफेद। और बाकी में यदि कुछ अवशोषित कर ले और कुछ परावर्तित करे तो जो परावर्तित करेगी वो उसी कलर की दिखाई देगी वो वस्तु। काले कपड़े सर्दियों में पहनने चाहिए। क्यों काले क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि सारे प्रकाश को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, इसलिए गर्माहट भी बना के रखेंगे। तो काले कपड़े इसीलिए पहन लेने चाहिए सर्दियों में। लेकिन कभी आपने सुना है कि ये जो टायर होते हैं वो काले क्यों बनाए जाते हैं? टायर काले क्यों बनाए जाते हैं? जबकि गर्मियों में तो बहुत ज्यादा अवशोषित करेंगे। हाँ, इनमें एक चीज ध्यान रखना, लेकिन जो जितना अच्छा अवशोषक होता है उतना अच्छा परावर्तक भी होता है, उत्सर्जक भी होता है, वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक होता है। ये नियम अलग अलग पढ़ेंगे हम। इसीलिए यदि काले टायर बहुत ज्यादा अवशोषित करेंगे तो 2 मिनट के लिए छाया में खड़े करते ही वापस उत्सर्जित भी कर देंगे और नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन यदि सफेद टायर बना दिए जाते ना तो अवशोषित तो धीरे धीरे करते, लेकिन 101 किलोमीटर चलते तो इतना अवशोषित कर लेते कि जब खड़ी करते ना तब भी वो उत्सर्जित नहीं कर सकते थे फिर, तो वो ज्यादा खतरनाक हो सकती थी स्थिति। तो ये ध्यान रखें। अब देखो, एक छोटी सी घटना हम देखते हैं। जैसे एक प्रश्न आ जाए, ये पूछ लिया जाए कि एक हरा पीला नीला झंडा है, ये झंडा है, एक हरा पीला नीला झंडा पीले प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? पीले प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? इस पर पीला प्रकाश डाला गया, कैसा दिखाई देगा? ये देखो कैसा देगा। देखो यहां से प्रकाश डाला गया, कैसा डाला गया प्रकाश? पीला, पीला प्रकाश है ना। अभी पीली लाइट डाली हमने, तो ध्यान देना, हरा जो होता है वो हरे को परावर्तित करता है, क्योंकि वो कैसा दिखाई देता है? जैसा परावर्तित करेगा वैसा ही दिखेगा ना। हरा सिर्फ हरे को परावर्तित कर सकता है, बाकी किसी को भी परावर्तित नहीं करेगा। ये पीले को अंदर ले लेगा, निकल गया, और अंदर लेते ही ये तो बेचारा काला ही दिखाई देगा। ये पीला इस नीले के पास गया, लेकिन नीला तो सिर्फ नीले को ही परावर्तित कर सकता है, पीले को नहीं करेगा। तो पीला बेचारा इसके अंदर समा गया, काला हो गया। ये भी ये पीला इसके पास गया, पीले के पास गया, और पीला पीले को परावर्तित करता? बिल्कुल करता है। पीला पीले को ही परावर्तित करेगा, बाकी को नहीं करेगा। तो इसके पास पीला जैसे ही जाएगा बेचारा परावर्तित कर देगा वापस ये तो। अब हमारे पास आंखों में देखो, आंखों में कैसा प्रकाश आया है? यहां से, यहां से, यहां से कैसे आया? देखो यहां से तो काला आया, क्योंकि काला ये तो अवशोषित कर लिया। यहां से पीला आया और यहां से आया काला। तो बताओ झंडा कैसा दिखाई देगा? झंडा दिखाई देगा काला पीला काला। तो हरा पीला नीला झंडा पीले प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? काला पीला काला दिखाई देगा। ऐसा प्रश्न भी हम देख सकते हैं, कभी फेस कर सकते हैं, लेकिन हमें जानकारी तो होनी ही चाहिए इस चीज की।